This is question number 11 of exercise 4.4. Find the interior angles of the triangle whose vertices are. इस क्वेश्चन के भी 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में हमें ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हैं। हमें ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, सो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल बिटवीन लाइंस का। क्यों? क्योंकि कोई भी इंटीरियर एंगल दो लाइन सेगमेंट्स के दरमियान ही बन रहा होगा। ट्राइंगल की दो साइड्स बेसिकली क्या हैं? लाइन सेगमेंट्स हैं। सो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं पार्ट सी। ये चारों पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर एक पार्ट आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें तो बाकी पार्ट्स आपके लिए सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और यहां पर भी मैंने वो पार्ट आपके लिए चूज किया है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री में किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स अगर आपको एंगल बिटवीन लाइंस के फॉर्मूला से फाइंड आउट करना हो, साइड्स की स्लोप्स को यूज करते हुए फाइंड आउट करना हो, तो एक स्पेशल प्रिकॉशन है जो आपको फॉलो करना होगा। आई रिपीट, एनालिटिकल ज्योमेट्री में किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए अगर आप एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला यूज कर रहे हो जो कि स्लोप्स पर डिपेंडेंट है, आपको एक स्पेशल प्रिकॉशन फॉलो करना होगा। और वो स्पेशल प्रिकॉशन क्या है, आइए देखते हैं। लोकेट द वर्टिसेस इन XY प्लेन एंड ड्रॉ एक्चुअल फिगर टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस। यानी जिस पॉलीगॉन के आपको इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है, आप उसके वर्टिसेस को XY प्लेन पर लोकेट करें, एक्चुअल में प्लॉट करें और उस फिगर को ड्रॉ कर लें, उस पॉलीगॉन को ड्रॉ कर लें, ताकि आपको ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस पता चल जाए, जो सही एक्चुअल ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस है। क्या मुराद है इस बात से? हम एबीसी ट्राइंगल जब रफ डायग्राम बनाते हैं तो हम यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेते हैं। ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में हम कंसिडर करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी और ज्योमेट्री में भी। लेकिन हो सकता है कि आपको जो वर्टिसेस दिए गए हों वो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ना आते हों, वो सीक्वेंस में ना हों, और अगर ऐसा हुआ तो आपकी रफ डायग्राम आपको गलत सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगी। चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये XY प्लेन और ये तीनों वर्टिसेस अपनी एक्चुअल लोकेशन पर हैं। आप अगर पॉइंट ए यानी कि वर्टेक्स ए को देखें तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5 और वर्टेक्स ए इस वक्त अपनी सही लोकेशन पर है। इस वक्त बी और सी वर्टिसेस भी बिल्कुल सही लोकेशन पर हैं। इन वर्टिसेस को ज्वाइन करने से ये हमारी एक्चुअल ट्राइंगल बन गई। दिस इज नॉट रफ, दिस इज नॉट डमी डायग्राम, दिस इज एक्चुअल ट्राइंगल। अब हमें ये इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है। हम एंगल जो वर्टेक्स ए पर बन रहा है उसे अल्फा, जो वर्टेक्स बी पर है उसे बीटा और वर्टेक्स सी पर बनने वाले एंगल को गैमा कहेंगे। इन एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि लास्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया, आप एंटी क्लॉकवाइज एरोज जरूर बनाएंगे। ये आपने एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाया। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा आपको इसका फॉर्मूला लिखने में होगा। अब आप एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए, जिसे हम अल्फा कह रहे हैं, सही फॉर्मूला लिख सकते हैं। यानी इसका फॉर्मूला होगा tan अल्फा इज इक्वल टू हेड साइड की स्लोप आप पहले लिखेंगे। स्लोप ऑफ हेड साइड किस साइड को हिट कर रही है, यानी कि एरो का हेड किस साइड को हिट कर रहा है? ए बी को। सो स्लोप ऑफ ए बी माइनस स्लोप ऑफ टेल साइड ए सी ओवर 1 प्लस स्लोप ऑफ ए बी
इंटू स्लोप ऑफ AC। इसी तरह अगर आपको एंगल बीटा फाइंड आउट करना है तो आप यहां पर एंटी क्लॉकवाइज एरो शो करेंगे और गैमा के लिए आप यहां पर एंटी क्लॉकवाइज एरो शो करेंगे, तब आप सही फार्मूला लिख सकेंगे। अब जरा वापस आ जाएं, मैंने अल्फा के लिए जो फार्मूला लिखा, ये है वो फार्मूला जिससे अल्फा की वैल्यू बिल्कुल सही कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल की रफ डायग्राम बनाते तो वो रफ डायग्राम कुछ इस तरह से होती। जैसे हम ऐसे ही रैंडम सी ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC। हमारी हमेशा से प्रैक्टिस रही है कि हम एक रफ डायग्राम बना के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन एंगल ऑफ पॉलीगॉन्स फाइंड आउट करने के लिए स्पेशल प्रिकॉशन मैंने आपको बता दिया कि रफ डायग्राम मत बनाइएगा। अब जरा ये रफ डायग्राम को देखें, इसके साथ प्रॉब्लम क्या होगा। हमने फाइंड आउट करना है एंगल अल्फा, यानी कि ये एंगल। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज एरो शो किया। एंटी क्लॉकवाइज एरो तो आपको शो करना पड़ेगा फॉर्मूला बनाने के लिए। अब आप जरा इसके लिए फॉर्मूला लिखें, tan अल्फा विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ हेड साइड, स्लोप ऑफ AC माइनस स्लोप ऑफ टेल साइड ओवर 1 प्लस स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ AB। क्या ये फॉर्मूला जो हमने एक्चुअल डायग्राम से बनाया, क्या ये उसके साथ मैच कर रहा है? क्या ये सिमिलर है? ध्यान से देखिएगा। नो, यहां पर ये चेंज आ गया। हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है स्लोप ऑफ AB माइनस स्लोप ऑफ AC, जबकि यहां पर स्लोप ऑफ AC माइनस स्लोप ऑफ AB है। सो इससे यह जाहिर हुआ कि आप अगर रफ डायग्राम यूज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन तो आपको यूज करनी पड़ेगी, आपका जो फॉर्मूला होगा वो गलत हो जाएगा और उसकी बेस पर जो कैलकुलेशन होगी वो भी गलत होगी। सो डोंट यूज रफ डायग्राम, यूज एक्चुअल डायग्राम। अब इस प्रॉब्लम को मुकम्मल करते हैं। ये वही डायग्राम, स्लोप ऑफ AB। हमें तीनों स्लोप्स रिक्वायर्ड होंगी एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए। स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट करने के लिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वही, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसास। स्लोप कैलकुलेट की, स्लोप ऑफ AB इज -1/3। सिमिलरली स्लोप ऑफ BC इज 8/3 एंड स्लोप ऑफ AC इज -10/3। ये कैलकुलेशन के स्टेप्स जो हैं ये आप खुद से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप वीडियो को रोक कर भी इन स्टेप्स को डिटेल में देख सकते हैं। नाउ वी विल हैव टू फाइंड अल्फा। हमने अल्फा, बीटा और गैमा नाम दिए एंगल्स को। एंगल A जो है दैट इज अल्फा, एंगल B के लिए बीटा और वर्टेक्स C पर जो एंगल है उसको हमने कह दिया गैमा। ये जो हमने स्लोप्स कैलकुलेट की, मैंने उन स्लोप्स को डायग्राम के साथ लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। tan अल्फा, अल्फा के लिए दिस इज अल्फा, एंटी क्लॉकवाइज एरो जैसा कि हम स्टार्ट पे बात कर चुके हैं। tan अल्फा विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ हेड साइड दैट इज AB माइनस स्लोप ऑफ टेल साइड दैट इज AC डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, -1/3 स्लोप ऑफ AB माइनस स्लोप ऑफ AC। दिस विल बिकम पॉजिटिव बिकॉज यहां पर एक माइनस हमारे फॉर्मूला का और दूसरा माइनस जो है वो स्लोप ऑफ AC के साथ है। सो फर्दर कैलकुलेट किया, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन। 10 - 1 इज 9, दिस इज 9 एंड 10 + 9 इज 19। ये 3 जो है ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 9 न्यूमरेटर के साथ। सो ये 9 न्यूमरेटर में शिफ्ट हुआ और 3 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुआ। फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया तो यहां पर कटिंग होने से 3 3s are 9, 3 9s are 27 और डिनोमिनेटर में 19। अब यहां पर वैल्यू पॉजिटिव है। हमें यहां पर वो कॉन्सेप्ट tan पाई माइनस थीटा या पाई माइनस अल्फा वो यूज करने की हरगिज जरूरत नहीं है।
इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई करेंगे, अल्फा की वैल्यू 54.87 डिग्रीज। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा। बीटा के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज एरो शो करेंगे। अब जरा मुझे फॉर्मूला आप बता दें कि इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। बीटा के लिए एंटी क्लॉकवाइज एरो शो किया, फॉर्मूला विल बी tan बीटा इज इक्वल टू, जी आप यकीनन समझ चुके हैं, स्लोप ऑफ हेड साइड माइनस स्लोप ऑफ टेल साइड, यानी tan बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC माइनस स्लोप ऑफ AB डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ AB। सो दिस इज द फॉर्मूला। वैल्यूज पुट की, चूंकि स्लोप ऑफ AB के साथ एक नेगेटिव मौजूद है, उस नेगेटिव ने हमारे फॉर्मूला के नेगेटिव को कैंसिल किया और यहां पर प्लस लिखा गया। न्यूमरेटर में एलसीएम लेकर हमने ऐड किया 8/3 प्लस 1/3 इज 9/3। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लिया गया और सॉल्व किया गया। फर्दर सॉल्यूशन, और tan बीटा की वैल्यू हमें मिली 27। दिस इज अगेन पॉजिटिव, सो इसका मतलब भी यह है कि ये एंगल जो है ये एक्यूट होगा। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई किया, एंगल मिला 87.88 डिग्रीज। अब ट्रायंगल के दो एंगल्स हमें मिल चुके हैं, एंगल अल्फा और एंगल बीटा। एंगल गैमा के लिए क्या हम फिर यही फॉर्मूला tan गैमा इज इक्वल टू इस तरह फॉर्मूला बनाएं? क्या जरूरत है या कोई और रास्ता भी है? जी, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट समझ गए होंगे कि हमें अब तीसरे एंगल के लिए tan गैमा ये फॉर्मूला बनाकर वैल्यूज पुट करके इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। हमें सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना चाहिए। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट की, गैमा की वैल्यू 37.25 डिग्रीज। और बिल्कुल सेम पैटर्न पर यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए जो आपको मैंने प्रिकॉशन बताया कि आप एक्चुअल डायग्राम बनाएं और एंटी क्लॉकवाइज एरोज शो करें ताकि आप सही फॉर्मूला बना सकें, सही फॉर्मूला लिख सकें। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सॉल्व रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 योरसेल्फ।